अब बात करेंगे संविधान की आलोचना के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है उधार का संविधान है। जो भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया, उसकी आलोचनाओं में उधार का संविधान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा एक होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पाबंदीगिरी आदि कहकर इसको संबोधित करती है। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण होगी और अतार्किक होगी। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर ही उनकी कमियों को दरकिनार करके हमारे संविधान में इसको स्वीकारा गया है। आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी एवं मान्यता आज भी पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान के मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको डालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधान की हूबहू नकल है, मैं समझता हूं कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। यदि हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान अन्य संविधानों से मिलता जुलता नहीं है। इसके अंदर अनेक संशोधन करके भारत का एक लिखित और एक वृद्ध संविधान बनाया गया है। यदि हम संविधान की आलोचना की बात करें तो उसमें 1935 के अधिनियमों की कार्बन कॉपी कहा जाता है। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया या फिर उसका ही संशोधन रूप। उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनसिंस जो ब्रिटिश के संविधान वेता है, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुण्य PR देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। यदि हम आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका भी उत्तर इस प्रकार दिया कि जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है। मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, उधार लेने में कुछ भी लज्जा नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एक सब अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। संविधान की आलोचना में गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी आलोचना भी है और इसका मतलब यह है कि आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमथैया संविधान सभा के सदस्य ने भी टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए
इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा इसमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही यह टूट जाएगा। लेकिन ऐसी धारणा मानना बिल्कुल गलत था। भारत का संविधान बहुत ही स्टिक एवं समृद्ध संविधान है। गांधीवाद से दूर संविधान, यह भी संविधान की आलोचना के अंतर्गत आता है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए और इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमथैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, न ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य, इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना और साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उसका तीव्र विरोध को बताते हैं। संविधान की आलोचना में संविधान को महाकाय आकार में भी कहा गया है। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता के विचार में जो प्रावधान बाहर से ले गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहे तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच.वी. कामत संविधान सभा के सदस्य ने भी टिप्पणी की कि प्रस्तावना जिस क्रीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा, मुझे विश्वास है सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। संविधान की आलोचना में बात करें कि वकीलों का स्वर्ग माना गया है भारतीय संविधान को। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण और बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरे को शामिल किया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच.के. महेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का भी कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है और वे अदालतों की ओर उन्मुख होंगे। वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है। जैसा कि हमारी एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो, संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार और शब्द आडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंद युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों से लद गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। एक संक्षिप्त सार की बात करते हैं कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 जिसमें संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, जो कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ज्यों के त्यों अधिकतर लिए हैं। ब्रिटेन का संविधान संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, यह हमने ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान, यहाँ से हमने मूल अधिकार,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आयरलैंड का संविधान राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, राज्य भाषा के लिए सदस्यों का नामांकन है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यह हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यह हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। सोवियत संघ का संविधान मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द जो हमने लिए हैं वो हमने सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुताओं के आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह हमने जापान के संविधान से ली है।